हो गया। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा YouTube चैनल साइंस संग्रह में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सभी? कोई एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएंगे और एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हो या नहीं। वैसे मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। जुड़ जाएंगे सभी कोई, और अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दो, बुला लो, क्योंकि आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी सुविधा होगा, लाभदायक साबित होगा। गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी कोई? चलो जी, बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चे जुड़ गए। तो आप लोग एक बार अभी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको पता है कर भला तो हो भला। आपकी एक क्लिक से, एक शेयर से कोई आपका साथी को हेल्प हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम लोग मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे? 2 नंबर के जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे। आपको पता है आपके परीक्षा में 2 नंबर वाले क्वेश्चन 20 रहते हैं, लेकिन उसमें से 50% कोई 10 सवाल आपको सॉल्व करना होगा। एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है, तो 20 नंबर की तैयारी का टारगेट है, जिसमें से हम लोग बराबर ऐसे सेशन लेकर के आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, समझेंगे भी चीज़ों को, और बहुत कम समय में चीज़ों को समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चीज़ों का। सबसे पहला सवाल है कि जिंक ऑक्साइड की चालकता बढ़ती है कब? जब आप इसको गर्म करते हैं तब। और आपको पता है चालकता को लेकर के जो सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉनों का होना, आयन का होना, ये सारी चीज़ें होती है। जब आप जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये टूट जाता है, विघटित हो जाता है, आयन बनाता है Zn+2 और प्लस में हाफ O2 कह लीजिए, और इस पे माइनस का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है साथियों। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसकी उपस्थिति के वजह से ये क्या होता है, जाकर के अंतराकाशी जो स्थान होता है, इंटरेस्टियल साइट्स, उसमें जाके फंस जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मूवमेंट के कारण, इसकी चालकता क्या हो जाती है? पहले से बढ़ जाती है। ठीक है, ओपन बोर्ड का क्लास कराइए। तो ये वही है बी बोस का जो आप बात कर रहे हैं, बिहार बोर्ड का ओपन स्कूल एग्ज़ाम वाला, उसमें भी ये आपका काम आएगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप डिटेल पूरा चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो। क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी मेहनत से निकाला गया है। इसके बाद कह रहे हैं समन्वयन संख्या, इतनी सारी चीज़ों में बताना है आपको। समन्वयन संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग उप सह संयोजन संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उप सह संयोजन संख्या। अब इसका मतलब क्या होता है? कोई भी पैकिंग हो, किसी भी तरह का चीज हो, भाई मान लो आप अपने दीदी के पास जाते हो, फुआ जी के पास जाते हो, मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं, बीच का एक मिठाई, अगल बगल जितने मिठाई से सटा हुआ होगा, अगर हम बीच में खड़े हैं और हमारे आसपास में 6 लोग मुझसे सटे हुए हैं, तो अगर मेरी कोऑर्डिनेशन नंबर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। हमारे आसपास 10 लोग हैं लेकिन सटे हुए अगर 5 है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5। तो किसी भी तरह की पैकिंग हो, जैसे मान लो ये एक गोला है और इसके आसपास में ऐसे 3, 4, 5 और 6, ये 6 सटे हुए हैं, तो संपर्कीय गोले की संख्या को समन्वय संख्या अथवा उप सह संयोजन संख्या कहा जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अब ये सवाल या तो सब्जेक्टिव में भी ऐसे 4 क्वेश्चन को मिला के एक सब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, अथवा ये ऑब्जेक्टिव में अलग अलग पूछे जा सकते हैं। एक बच्चा कह रहे सर आपका आवाज़ पहले से डाउन लग रहा है। हाँ, एक्चुअली कल हम लोग गए थे कुछ सर लोग थे, तो हम लोग कल गए थे गदर 2 देखने, और हम लोग वो दोबारा मूवी देखे सर। तो दोबारा मूवी देखो और जहाँ बात आ जाए हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो भाई वो एक अलग एक्साइटमेंट होता है अपने देश की भक्ति को लेकर के। मुझे लगता है कि आपके अंदर भी है वो चीज़। सर मेरा कोई तैयारी नहीं हुआ है, क्या करें? बस पढ़ते चलिए, तैयारी ही कराई जा रही है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग सवाल को समझते हैं। पहला सवाल है घनीय छिद्र संकुलन, सीसीपी की बात कर रहा है।
सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, यहाँ षटकोणीय की बात कर रहे हैं, एचसीपी में कितना होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा है, बीसीसी। अब आप देखिए सीसीपी में कितना होता है, सीसीपी का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो, गोलीय कणों की संरचनाओं का जो व्यवस्थित होते हैं वो बिल्कुल एफसीसी की तरह आता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तरह आता है। तो सीसीपी के लिए क्या हो जाता है 12। सीसीपी में उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है 12, और यही एचसीपी में भी होता है और एफसीसी में भी वही होता है। अगर बीसीसी में पूछा तो बीसीसी में कितना होता था 8। एक हमारे पास सरल इकाई सेल एससी, पिंड केंद्रित इकाई सेल बीसीसी और फलक केंद्रित एफसीसी होता है। इसका क्या था एससी मतलब 6, एस से 6 याद रखते थे, बी से बैट याद रखें, बैट बी फॉर बी एट बैट, और एफ से फैट। अब यहां पर टी का मतलब 12 लगाना है, तो ये आपको याद ही रहेगा। तो ये सवाल वैसे ही सॉल्व अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे वो एफसीसी हो, चाहे वो एचसीपी हो, चाहे वो बीसीसी हो, कोई भी हो। मैं सीधा सीधा आपको बता दिया कि यहां पर सीसीपी है, तो सीसीपी के लिए कितना होता है 12, एचसीपी के लिए कितना होता है 12, बीसीसी के लिए यह नंबर 8 होता है और सिंपल क्यूबिक में 6 होता है। बीच का एक गोला अन्य जितने गोले के साथ कांटेक्ट में रहता है उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला सवाल आपके पास आता है कि समपरासरी विलयन क्या होता है, यानी कि आइसोटोनिक प्रेशर। अब यहां पर देख आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात किया जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास 2 विलयन है और कुछ स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट ताप पर, विशिष्ट अवस्थाओं पर अगर हम बात करें उन दोनों का परासरणी दाब बराबर हो, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि वो दोनों विलयन समपरासरी कहलाएंगे। नाम ही देख लो ना। अब अगर किसी का नाम मंगरू है तो आपके माइंड में क्या आता है कि पक्का इसका जन्म मंगलवार को हुआ होगा। अब बुधन से आप क्या समझिएगा कि इनका जन्म बुधवार को जरूर हुआ होगा। अच्छा, नाम आकार के हिसाब से नाम का बड़ा मतलब हो जाता है जीवन काल में। मजाक मजाक में आप सोचिए हर किसी के 2 नाम हो जाते हैं अक्सर। एक ऑफिशियल नेम हो जाता है जिसको आईयूपीएसी नाम समझ लीजिए, एक साधारण नाम होता है जो घर का नाम हो जाता है। अब आप आपस में भाई बहनों का आप देख लीजिएगा, एक से एक नाम निकलेगा। हाँ, आपको आपकी बहन या आपके दोस्त क्या कहते हैं, अगर आप लंबे हैं तो लंबू कह देगा। क्या कह देगा, लंबू। थोड़ा बहुत हेल्दी लग रहे हैं तो मोटू बोल देगा। अच्छा, लंबू कहा जाए, भाई लंबुआ कहाँ है, लंबुआ को बुलाओ। तो जो लोग सुनेंगे ना तो नाम से जरूर उनके दिमाग में ये चीज घर कर गई, क्या वो जो लड़के की बात करे पक्का लंबा है। मोटू कहाँ है, भाई मोटू नहीं दिख रहा आजकल, मतलब मोटा है। तो नाम से चीजें जरूर आभास में आती है। यहां पर नाम क्या लिखा, समपरासरी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर सम होगा, परासरणी दाब समान होगा। क्या हो गया, कुछ नहीं, थ्योरी में नहीं लगे रहो, मेहनत करते रहिएगा तो हो जाएगा। तो बच्चों यही मैं कह रहा हूं कि अगर वे विलयन जिनका परासरणी दाब किसी निश्चित ताप पर समान हो, मतलब हमारे पास एक विलयन ए है और एक विलयन हमारे पास बी है, और मैं आपको बोलूं कि एक निश्चित टेम्परेचर पर, तापमान पर इसका जो परासरणी दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर मान लेते हैं भाई कि 3.5 atm आ गया, सॉरी मैं लिख दिया, मान लो, चलो कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं वैसे ही 10 atm और इसका भी 10 atm आ गया, तो हम क्या कहेंगे, ये समपरासरी है, यानी कि इसका परासरणी दाब दोनों का समान है। तो ये वही बात होगी बच्चों, जैसे मान लीजिए कि 1 मोलर ग्लूकोज है और 1 m यूरिया है, तो इनका परासरणी दाब समान होगा, तो हम कहेंगे कि ये समपरासरी विलयन है।
इंग्लिश में वही चीजें आपको दिखने को मिलेगी। समझ गए आप सभी कोई? दो सॉल्यूशंस हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज द सेम एट अ सर्टेन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसका किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, परासरणी दाब एक समान हो। जैसे आप आप दो दोस्त हैं और दोनों का वजन माप आ गया, बराबर आ गया, तो हमने कह दिया भाई आप दोनों समभारी हो। समभारी हो मतलब आप दोनों के भार समान है, बात खत्म। उसी तरह से दो विलयन है, निश्चित ताप पर हमने कहा इसका परासरणी दाब इसका परासरणी दाब अगर समान हो रहा है तो हम कहेंगे समपरासरी है, चीजें खत्म। यानी यहां से आप चीजों को समझते चलिए और इन सभी क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिएगा आप सभी को, क्योंकि अब से जो हम इस सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं वो फिजिक्स में भी स्टार्ट हो जाएगा, बायो में भी स्टार्ट हो जाएगा। अब इन सभी क्वेश्चन का नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन अब बराबर आपको मिलते रहेंगे। मतलब अब आपको पागल बनना होगा, पढ़ना पड़ेगा, दीवाना बन जाइए, प्रतिदिन चैनल पे आते रहिए और खूब पढ़िए। जो भी सेशन हो रहे हैं सबके क्वेश्चन पढ़ते रहिए, चैप्टर भी चलता रहेगा और इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देना बहुत जरूरी है। प्लेलिस्ट के अंदर काफी चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं। अब क्वेश्चन से लड़ना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, किसकी संभावना है। तो अब आपको मेहनत करना पड़ेगा, कुल मिला के आपके साइड से ही मेहनत होनी बहुत जरूरी है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं और अगला सवाल आता है कि शुद्ध जल में जल की मूलरता की गणना करिए। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन गणना करने के लिए सीधे दे देगा अथवा आपसे पूछ लेगा कि भाई ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन यही रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, क्या जवाब दीजिएगा। अब समझिए यहां पर जल की मोलरता, मोलरिटी आपसे कह रहा है और आपके पास एक छोटा सा डेटा दिया है कि घनत्व तो उसका 1 है, पर ये छोटा डेटा नहीं है, ये वो डेटा है जो आपको आंसर तक लेके जाने वाला है। हाँ? मतलब एक क्लू अगर मिल गया आपको तो आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। क्या मिल गया? डेंसिटी दे दिया है 1, आपसे कह रहा है इसकी मूलरता ज्ञात करो, बड़ा वाला m ज्ञात करो। अब जो चाहिए उसको पता करो, कैसे निकलेगा। मान लीजिए कि आप पटना में हैं, पटना से कोलकाता जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि पटना से कोलकाता जाने के कितने रास्ते हैं, हमें कैसे जाना होगा। अगर बाई ट्रेन जाना है तो क्या यहाँ पटना से सीधे कोलकाता की ट्रेन मिलेगी या पटना से कहीं एक जगह जाना पड़ेगा फिर वहां से कोलकाता का मिलेगा, तो ये आपको पता करना। अगर सीधा ट्रेन मिली तो हम ट्रेन में बैठे और चले गए, मतलब सीधा कोई फॉर्मूला है तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट या गेट द आंसर। तो अगर सीधा फॉर्मूला आपको मिल गया तो फिर आप आराम से वैल्यू रख दीजिए। अब मूलरता का फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े हो, m बराबर n बट्टा में भी, n बट्टा में भी होता है ना सभी बच्चे। एक बार चैट सेक्शन में लिखो तो सब कुछ। SLD बॉय आइडिया चाहिए 30 नंबर की तैयारी कैसे करें मैं बता दूंगा, पर प्लीज इस सेशन में मैं नहीं चाहता हूं कि हम एक्स्ट्रा कुछ बातें करें जिससे कि ये सेशन थोड़ा सा आप बाद में देखोगे तो आप ही कहोगे कि सर पढ़ाइए ना, कितना बात हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो सो सॉरी, पर अभी हम लोग इसी पे बात करेंगे, लास्ट में थोड़ा देर बात कर लेंगे। आप सभी कोई इसका फॉर्मूला एक बार चैट सेक्शन में लिख दो, क्या, m बराबर n बट्टा में भी। लिखने से आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। अब n क्या है भैया, मोल है, और v क्या है, आयतन। v दिया है क्या, नहीं दिया है। यानी कि पटना से कोलकाता जाने की अभी तक ट्रेन कोई सीधी नहीं मिली है। हाँ, इतना जरूर पता है कि पटना से जसीडीह जाएंगे, फिर जसीडीह से एक ट्रेन मिलेगी तो कोलकाता चले जाएंगे। वैसे रियल में ट्रेन डायरेक्ट भी है, मैं वैसे ही इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं। तो हमें सबसे पहले वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम के लिए डी मिल गया है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड, डेंसिटी बराबर होता है मास बट्टा में वॉल्यूम। अब यहां से आप चाहें तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास बट्टा में डेंसिटी, सॉरी मास चाहिए ना, हाँ वॉल्यूम तो है ही क्योंकि मूलरता है तो प्रति लीटर, हाँ ठीक है। तो मास यहां से निकाल लीजिए, डेंसिटी गुना में वॉल्यूम। डेंसिटी 1 दिया है और वॉल्यूम 1000 ग्राम हो गया, प्रति लीटर वाली बात हो गई तो 1000 ग्राम ले लिए। अब सुन लीजिए, मूलरता बराबर क्या हो गया, n बराबर क्या होता है, भार बट्टा में अणु द्रव्यमान। भार कितना हो गया जल का, 1000 ग्राम, बट्टा में जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, H2O का निकालोगे तो 18 आएगा, 18 बट्टा में वॉल्यूम। प्रति लीटर वाली बात हो गई, 1000 बट्टा 18 को सॉल्व कर दो,
18 5 90 18 5 55 पॉइंट समथिंग आएगा, आप देख लीजिएगा 55 दशमलव समथिंग जो भी आएगा सॉल्यूशन वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा उसको, बहुत आसान सवाल है। विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक व मोलर चालकता की इकाई लिखिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। कह रहा है कि राइट द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब यहां पर क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकता मतलब कप्पा। अब कप्पा बराबर क्या होता है भैया, 1/रो, 1/रो। अब रो का यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। अब आप इसका सही लिख दीजिए, इनवर्स में चला जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये किसका हो गया, कप्पा का। उसके बाद बात कर रहे हैं सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या होता है, आप देख लीजिए सेल स्थिरांक का डेफिनेशन कैसे देते हो आप, कहते हो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया A के अनुपात को क्या कहते हो, सेल स्थिरांक। यानी कि सेल कांस्टेंट जो होता है, x मान लेते हैं आप इसको, तो ये L/A होता है। अब L/A में लेंथ सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो ये एक से एक कैंसिल हो गया, तो सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। इसका यूनिट हमने निकाल लिया। अगला हमारे पास कह रहा है मोलर चालकता का निकालो। आप पढ़े हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर ये सवाल पूछा जाता है। वैद्युत रसायन चैप्टर के अंदर ये आप थ्योरी में जरूर पढ़े हो मेरे साथियों, कि भैया जो एम होता है लैम्डा एम, यानी कि मोलर चालकता, वो क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बट्टा में एम होता है ना जी सर। अब कप्पा का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसका हो गया, कप्पा का। अब एक बार बात बताइए आप सभी कोई, कि क्या 1000 का कोई यूनिट, 1000 से हमें कोई लेना देना है क्या, यस और नो, सारे बच्चे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर यहां तो ब्यूटी नाम की गर्ल बहुत सारी है, हाँ और ये ब्यूटी ही कह रही है, बहुत बढ़िया ब्यूटी। तो ब्यूटी के लिए कुछ कहना बनता है, नहीं सर मत कहिए, ठीक है नहीं कहेंगे। बहुत दिन बाद आपका दर्शन हो रहा है कमेंट में, नूर देवी जी। आहा, ये क्या, ये कौन है भाई, शॉर्ट्स, बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं नो, बहुत सुंदर। इसका कोई मतलब नहीं है यूनिट से, क्योंकि यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का होता है, किसी भौतिक राशि का होता है, ना कि किसी नंबर का। हाँ, भौतिक राशि नंबर और यूनिट के साथ ही पॉसिबल है। अब दुकान पे जाके कहिए कि चीनी हमको 5 दे दीजिए, तो चाचा चीनी 5 दे दीजिए जल्दी, कहेगा 5 गो चीनी, क्या नहीं बड़ा दुकान ही पाइल बड़ा है, 2 थप्पड़ देगा भी, ना तो कहेगा ना, नहीं समझ आएगा तो कहेगा जाइए हटिए यहाँ से। अब आज कहिए कि आज तो हम 1 किलोमीटर पानी पिए नहीं है, आज हम 1 किलोमीटर पानी पिए तो ये भी सही नहीं है कि कोई भी यूनिट नहीं लगा सकते हो। जैसन देवता वैसन पूजा, जैसन रोग वैसी ही दवा भी लेनी पड़ती है, जैसा रोग वैसा दवा। तो कहने का मतलब कि राशि को भी ध्यान रखना है, कुछ भी यूनिट नहीं लगा देना है उसके हिसाब से। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका वजन कितना है, मान लीजिए आप 45 केजी के हैं, आप कह रहे हैं मेरा वजन 45 सेकंड है अगर आप कह रहे हैं कि हमारा वजन 45 सेकंड है, कितनी बकवास बात हो जाएगी। जबकि नंबर भी है, यूनिट भी है, पर यूनिट सही नहीं है, यूनिट रॉन्ग है। वजन के लिए सेकंड नहीं लगा सकते हो। तो यहां नंबर का यूनिट से कोई मतलब नहीं है। कप्पा के लिए हमने ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लगा दिया। अब यहां पे बात आती है मोलारिटी की। अब इसका क्या होता है भैया, मोल प्रति लीटर। अब लीटर के लिए हम तो यहां पर सेंटीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल कर लेंगे। तो मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऊपर चला गया ऐसे, एक सेकेंड, हाँ सेंटीमीटर क्यूब, हाँ। तो ये यहां से आप लोगों को सॉल्व कर लेना पड़ेगा। क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ गया बस।
सर टेलीग्राम में कैसे जुड़े? डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगा टेलीग्राम से जुड़ने का, आप उस टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, लॉगिन करके फिर क्लिक करिएगा, सीधे जुड़ जाइएगा साइंस संग्रह के नाम से। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं, इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर का ये हॉट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, आप इलेक्ट्रोड विभव से परिचित हैं, लेकिन इसमें एक शब्द लग गया मानक, यानी कि स्टैंडर्ड। यानी यहां पर सिचुएशन मानक अवस्था वाली आ जाती है, जहां पर हम सांद्रता 1 मोलर ले लेते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, तब जो इलेक्ट्रोड और उनके बीच जो वैद्युत अपघट्य है, यानी कि विलयन है, उनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, हम उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP। क्या कहेंगे? SEP, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहां पर एक स्टैंडर्ड अवस्था आ गई बच्चों। इलेक्ट्रोड विभव आप जानते हैं, पर मानक अवस्था पे अगर हम बात करें, यानी कि वहां पर हम सिचुएशन लगा देते हैं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए भैया, 25 डिग्री सेल्सियस। सांद्रता कितनी होनी चाहिए, यानी कि कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए भैया, 1 मोलर। तब जा करके जो हमारे पास विभव का मान होगा, तब जो हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, हम उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे उसको। कह रहा है कि किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस आ गया ना, पर 1 मोलर, यानी कि यहां पर आ गया 1 मोलर। तो बस इस अवस्था पर हम अगर उस सेटअप को रखते हैं, यानी कि छड़ को वैद्युत अपघट्य में डुबा के रखते हैं, कब? जब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो और उस वैद्युत अपघट्य की जो सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोलर होनी चाहिए, तब जाकर के जो उनके बीच का जो विभवांतर उत्पन्न होगा, उसको हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इस E जो होता है वो साधारण इलेक्ट्रोड विभव होता है केवल, लेकिन अगर E0 दिख जाए तो समझ जाइए कि ये मानक की बात किया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात किया है। क्रैश कोर्स कब आएगा? क्रैश कोर्स रिवीजन वाला वो नवंबर में स्टार्ट होगा। गौरव भैया आप गलत सोच रहे हैं, हम आपकी सेवा में हैं और आप ऐसे ना ही सोचें हमारे विषय में, हम आपकी सेवा में हैं गौरव कुमार जी। और कमेंट जो दिख जाता है उसका रिप्लाई ज़रूर जाता है, आप बिल्कुल मत समझिए कि आपके कमेंट को कोई इग्नोर कर रहा है, ठीक है? अगर आप भी हमारे जगह पे आएंगे ना मेरे दोस्त, जब यहाँ खड़े रहोगे और यहाँ 100 बच्चों के कमेंट चल रहे हैं, तो आप 100 को नहीं पढ़ पाएंगे। ये वास्तविकता है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ईश्वर करे आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएं, ठीक है जी। गौरव भैया आप कमेंट, हमारा रिप्लाई समझ गए ना? मतलब मैं ये बताया कि वो स्टार्ट होगा नवंबर में। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये आपके पास एग्जांपल है Zn, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी 2 चीजें हो जाता है, एक E0। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोड विभव 2 तरह के होते हैं, एक ऑक्सीकरण और एक अवकरण वाला। तो एक को हम मानक ऑक्सीकरण कह लेंगे और एक को मानक अवकरण कह लेंगे। किसी को जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे वो चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल आ गया, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? जब आप कोई भी वेग समीकरण लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास A+B से C लिखा हुआ है, समीकरण हो गया। अब आप इसका वेग, अभिक्रिया की दर लिख रहे हैं, R बराबर K, A की सांद्रता के पावर X, B की सांद्रता के पावर में Y। A और B हम यहां पे क्यों लिखेंगे? क्योंकि यह अभिकारक है। क्या है ये? अभिकारक है। अब चूंकि अभिकारक की सांद्रता का जो भी घात होगा, उन घात का योगफल, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है? तो अब इसके पावर में क्या आ गया? x और इसके पावर में क्या आ गया? y। तो x प्लस वाई बराबर हमने क्या कर दिया? कोटि। यही हमारा ऑर्डर होगा, यही हमारा क्या होगा? ऑर्डर। मान लीजिए कि एक रिएक्शन है R बराबर K, P के पावर में 1 और Q के पावर में 2, एक रिएक्शन मान लीजिए, और कह दिया कोटि बताइए, तो 1 और 2 जोड़ दीजिएगा, 2 1 3,
3 हो जाएगा कोटि। तो वैसे अभिक्रिया की जो समीकरण होता है रेट लॉ इक्वेशन, उसमें जो सांद्रता पद होता है ना, जो बड़ा कोष्टक में घेरा हुआ रहता है, जो सांद्रता वाला पद होता है, उसके घात का योगफल कर दीजिएगा, उसके पावर को जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो जो भी कोटि निकल के आएगा वो पूरा रिएक्शन का कोटि होगा। अब इसके लिए कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दे दीजिए। जितना भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रियाएं होती है, वो सभी शून्य कोटि की होती है। कोटि का वैल्यू प्रैक्टिकली निकाला जाता है, प्रायोगिक मान है, आप थ्योरेटिकली आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू शून्य भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जा सकता है। ये भिन्न में भी हो सकता है, 1/2 3/4 5/9 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके विषय में ये जानकारी रही। अब अगला सवाल देख लीजिए आप सभी कोई, द्रव विरोधी कोलाइड मतलब कि जो लियोफोबिक कोलाइड जो होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं। लियोफोबिक का मतलब क्या हो गया, यहां पर अगर लिखते हैं हम लियोफोबिक, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 2 वर्ड है, लियो और फोबिक। लियो का मतलब हो गया लिक्विड और फोबिक का मतलब हेटिंग, नफरत, लविंग नहीं, लविंग का मतलब प्रेम होता है, वो लियोफिलिक होता है। और यह है द्रव विरोधी, जिसको द्रव से लगाव नहीं हो, जिसको पानी से लगाव नहीं हो, जिसको विलायक से लगाव नहीं हो। वैसे कुछ कोलाइड चाहिए, उसका एग्जाम्पल मांग रहा है। जैसे आप देख लीजिए AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड देख लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड देख लीजिए। इसके अलावा आप गोल्ड का सॉल्ट देख लीजिए। ये एग्जाम्पल्स हैं। ये तीनों क्या होते हैं बच्चों, द्रव विरोधी कोलाइड, यानी कि लियोफिलिक। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दे, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दे। कल वाली PDF बच्चे कह रहे हैं नहीं गया है, एक सेकंड, मैं आप लोगों को ज़रा PDF अभी भेज देता हूँ। अगर कल वाली जो नहीं गई थी मैं तुरंत अभी भेज रहा हूँ, एक सेकंड बच्चों। टेलीग्राम पे अभी चला जाएगा। और भी कुछ PDF रह गई है, चला गया बच्चों, उस दिन वाला ऑब्जेक्टिव का जो PDF था चला गया। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए, दिख रहा होगा। ये है, ये चला गया PDF, ये साइंस संग्रह है, ये PDF चला गया। ठीक है, कुछ बच्चे शायद PDF को लेके काफ़ी परेशान थे तो PDF दे दिया हमने। आगे चले, उत्प्रेरक सामान्यतः चूर्ण अवस्था में प्रयोग किया जाता है, क्यों, इसके पीछे का कारण पूछा जा रहा है कि उत्प्रेरक अब चूंकि पाउडर की अवस्था में रहता है, पाउडर अवस्था में रहता है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके मतलब एक्टिव सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं पाउडर के रूप में होने पर, जिसकी वजह से वो काफ़ी क्रियाशील हो जाता है। इसीलिए उत्प्रेरक पत्थर की तुलना में ज़्यादा पाउडर की अवस्था में कार्यरत होता है। अब मैं इसका आपको दैनिक जीवन में सबसे छोटा एग्जाम्पल अगर देना चाहूँगा तो मैं ये दूंगा कि मान लीजिए एक, मतलब इससे हट के बस समझने के लिए, एक लकड़ी का बड़ा सा गुटका है, टुकड़ा, और एक यहाँ पर छिलका रखा गया है, छिलका है लकड़ी का। अब अगर आप चाहते हैं जलाना, आप माचिस की तिल्ली दोनों में लगाते हैं, आग लगाते हैं, माचिस की तिल्ली यहाँ पे भी लगाया और इस पे भी लगाया, सबसे ज़्यादा जल्दी आग कौन पकड़ेगा? छिलका वाला पकड़ेगा। आपका जवाब भी यही होगा। तो कुल मिला के जब वो चूर्ण अवस्था में रहेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, उसके अवस्था के कारण इनकी क्रियाशीलता अधिक हो जाती है, इसीलिए ये पाउडर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। कौन? कैटलिस्ट। चीज़ें क्लियर हो गई? स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, वैसे PDF तो हम शेयर कर ही देंगे। आ गया मैसेज? हाँ जी बच्चों, ठीक है। हैबर प्रक्रिया में Fe के साथ MO क्यों मिलाया जाता है? हैबर विधि से क्या बनाया जाता है, जरा चैट सेक्शन में जल्दी बता दीजिए। हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। क्लास का हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल पूछ दिया कि हैबर विधि से क्या बनाया जाता है और आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो सोच लीजिए आप इस सेशन में नहीं है, सेशन में हो करके भी नहीं है। तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए।
हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। चैट सेक्शन में जवाब दीजिए, अमोनिया। दूसरा, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है और ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। सवाल यह पूछा जाता है कि जब हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है तब वहां पे हम उत्प्रेरक Fe यानी कि आयरन, लोहा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम मॉलिब्डेनम भी क्यों मिला लेते हैं? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप पढ़ रहे हो, आपका पढ़ना एक रासायनिक अभिक्रिया अगर मैं मान लूं, तो जो आप पढ़ रहे हो किसी गाइडर की उपस्थिति में पढ़ रहे हो, तो सोच लीजिए आपके टीचर पढ़ा रहे हैं या आपके बड़े भैया, आपकी बड़ी दीदी पढ़ा रही हैं, तो आपको पढ़ाने का काम, आपके क्वेश्चन को समझने का या फिर जो क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है उसमें आपको हेल्प किसने किया? आपके सीनियर भैया ने, आपकी दीदी ने, आपके मेंटर ने, आपके टीचर ने, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो जो आपको पढ़ने की, समझने की गति बढ़ा दिया, आसान कर दिया, वो आपका उत्प्रेरक हो गया। अच्छा, अब क्या है कि जो आपके भैया हैं उनको आपके पिताजी ने सिर्फ मोटिवेट किया, पिताजी पढ़ा नहीं पाएंगे, पिताजी खुद नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन वो इस उत्प्रेरक को प्रमोट कर रहे हैं, वर्धक कहलाएंगे, वो प्रोमोटर कहलाएंगे। मॉलिब्डेनम खुद उत्प्रेरक का काम नहीं करता है, मॉलिब्डेनम खुद उत्प्रेरक का काम नहीं करता है। उत्प्रेरक के लिए तो Fe रखा गया, आयरन रखा गया, लेकिन मॉलिब्डेनम एक प्रोमोटर का काम करता है। वो आयरन को मोटिवेट करके रखता है कि हाँ भाई एकदम लगे रहना है, एकदम फोड़ देना है, रिएक्शन को मचा देना है। पिताजी समझा रहे हैं आप बड़े बेटे को, एकदम बैठाओ बहुत अच्छे से, तुम भी पढ़ो, इसको भी पढ़ाओ, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। भाई का मन बुलंद हो गया, पापा खुश, चलो भाई, और आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, मजा आ गया। पिताजी खुद नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन वो आपके बड़े भाई के लिए प्रोमोटर बन गए। तो वही चीज हो गई बच्चों की, आयरन जो कि उत्प्रेरक है, इसके साथ हम मॉलिब्डेनम मिलाते हैं जो कि वर्धक का काम करता है, प्रोमोटर का काम करता है। मॉलिब्डेनम स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं है, मॉलिब्डेनम इज नॉट अ कैटलिस्ट, बट वो क्या करता है? आयरन की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देता है, वो एज ए प्रोमोटर हो जाता है, इंक्रीज करता है। इनहांसर आप कह सकते हैं, उससे ज्यादा बेहतर होगा प्रोमोटर कहना। समझ आ गया सभी कोई को? ठीक है, ये भी सवाल आप नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण में भर्जन यानी कि रोस्टिंग और अपचयन यानी कि रिडक्शन का केमिकल इक्वेशन सिर्फ मांग रहा है, समीकरण। भाषा पूछे तो आप लिख दीजिएगा परिभाषा। भर्जन आप जानते हैं, भर्जन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसको सांद्रित अयस्क जो होते हैं उसको खूब कस के गर्म करते हैं। यहां पर जिंक ब्लेड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ZNA। सबसे पहले आप क्या करते हैं? इसका सांद्रण कर लेते हैं, उसके बाद सांद्रित अयस्क, सांद्रण का मतलब गैंग निकाल लेते हो, जितनी भी इंप्योरिटीज रहती है, जितनी भी अशुद्धि रहती है इसके अंदर, वो सब आप बाहर कर देते हो। उसके अलावा अब आप क्या करते हो? ZNS को ऑक्सीजन की उपस्थिति में खूब हीट करते हो, गर्म करते हो, लेकिन ध्यान रहे कि उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ही ताप देना है, गलनांक से कम ताप पर गर्म करना है। गर्म करिएगा तो ये धातु का ऑक्साइड ZNO और प्लस में SO2 बनाएगा। यहां पर ZNO मिल गया, आपने ये जो प्रोसेस किया इसका नाम है बच्चों भर्जन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको रोस्टिंग कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब आप भर्जन कर लेते हैं तो भर्जन करने के बाद आपको क्या मिला? ऑक्साइड मिला। क्या मिला? ऑक्साइड। अब कह रहा है कि ये भर्जन के बाद अपचयन का अभिक्रिया लिखिए। अपचयन को अंग्रेजी में क्या कहते हो? रिडक्शन। अब सवाल आ गया कि भैया ZNO जो आपको मिला है अपचयन के लिए, तो आप कोक का इस्तेमाल करते हैं, कोक बोले तो कार्बन, इसमें क्या होता है? Zn निकल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो Zn हमारा धातु। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन का प्रोसेस, अवकरण कह लीजिए या अपचयन कह लीजिए। समझ आया? यस और नो? समझ आया? और जितने भी बच्चे, मतलब जो भी लड़के और लड़कियां आपस में कुछ चैट सेक्शन में आप लोग बदतमीजी करते हुए दिख रहे हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है। बड़े भाई होने के नाते मैं आपको, ये भी आपको बुरा लगेगा, बड़ा ज्ञान देने, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके,
अपनी कैरियर को देखिए, अपने माता पिता की खुशी को देखिए, आप अपने लाइफ को देखिए। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आप जो बदतमीज़ी आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हो, गंदी बातें लिख रहे हो, गलत बात है ये। इससे हमारे और आपके संस्कार का पता चलता है। तो अपना संस्कार बनाए रखिए। आपके माता पिता काफ़ी सपना देखते हैं, आपके लिए इतने महंगे फ़ोन खरीद के आपको दिए हैं पढ़ने के लिए, बदतमीज़ी करने के लिए नहीं। तो प्लीज़ आप लोग उनके लिए भी कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखें, संस्कारी बनिए। तो एक बार सभी को ही बता दीजिए, बताओ फटाफट से, समझ आ रहा है ना? चलो जी, दिख रहा है? ठीक है, आगे चलिए। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला, अमोनिया की अपेक्षा पीएच3 दुर्बल क्षार है, क्यों? अब देख लीजिए, NH3 है और इधर पीएच3 है। आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखिएगा, वर्ग 15 के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाना पापा आंटी सब बीमार, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये वर्ग 15 के ही तत्व हैं। वर्ग 15 के तत्वों के ये हाइड्राइड्स हैं, एक NH3 और एक पीएच3। अब आप सबसे ऊपर क्या देखते हो? नाइट्रोजन मिलता है, फिर क्या मिलता है? फास्फोरस, फिर आंटी मिलती है, फिर सब और सब, फिर इसके नीचे क्या आता है? बीमार, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सबसे छोटा आकार इसका होगा, इससे बड़ा इसका होगा, और बड़ा बड़ा होते चला जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता जाता है, और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की होती है। अब ये छोटे आकार होने के कारण जो नाइट्रोजन वाला पोर्शन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, अथवा छोटा आकार एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण इस पे घनत्व तो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा क्षारीय होता है। अब समझ लीजिए, नाइट्रोजन परमाणु के छोटे आकार के कारण इस नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उच्च होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटोनीकरण हेतु उपलब्ध होता है। अब देखिए, क्षार और अम्ल वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये H+ डोनर, एक्सेप्टर, ये आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर देना लेना, ये इन सब से भी चीजें निकलती है। ठीक है बच्चों, ये भी समझ गए होंगे आप। सधूम नाइट्रिक एसिड किसको कहा जाता है? सधूम नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या हो जाता है? पीले भूरे रंग का एक वैसा एसिड जिसमें 98% नाइट्रिक एसिड होता है, जिसमें नाइट्रोजन के और ऑक्साइड NO2 और N2O3 भी घुले रहते हैं, और यह एक प्रबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यह आपकी जानकारी की बात है। सधूम नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा एसिड जो कि पीले भूरे रंग का हो, जिसमें 98% लगभग मात्रा नाइट्रिक एसिड की होती है, और फिर कुछ मात्रा में उसमें ऑक्साइड भी रहते हैं। वो किसके ऑक्साइड रहते हैं? नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड होते हैं, NO2 और N2O3। समझ में आ गया? ये भी क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत छोटी छोटी चीजें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। आगे आ जाइए। SO2 एक विरंजक क्यों होता है? क्योंकि SO2 जो होता है एक अपचायक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचायक की तरह कार्य करता है, इसीलिए यह विरंजक है। अब देख लीजिए, SO2 जल के साथ रिएक्शन करता है, H2SO4, और नवजात हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है? नवजात हाइड्रोजन। भैया, नवजात हाइड्रोजन जो होता है ना, ये बड़ा रिएक्टिव होता है, एकदम पनपनाता हुआ आएगा, और कलरफुल पदार्थ के साथ जैसे ही जुड़ेगा, रंगीन पदार्थ के साथ ये जैसे जुड़ा, उसको कलरलेस बना दिया। यही तो है ब्लीचिंग, कलर चेंज कर दिया, ब्लीच हो गया ना, विरंजक इसी को तो कहते हैं। तो भैया SO2 एक ब्लीचिंग एजेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि यह एक अच्छा अपचायक होता है, यह एक अच्छा अवकारक होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसी वजह से इसके अंदर विरंजक का गुण पाया जाता है। Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था जो निकालना है, उसे x मान लीजिए, गुना में 2 प्लस ऑक्सीजन का -2 × 7 होता है बराबर में 0। क्लियर है सर जी? 2x - 14 बराबर में 0, 2x बराबर में +14 हो गया, और x बराबर में +7 निकल के आ गया।
चीज़ें क्लियर हो गई, 15 सवाल है। इसके बाद आप देखना चाहें तो एक सवाल है कि उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट गैसेस कहा जाता है इसको, क्यों? अब आप देख लीजिए, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। हीलियम अपने हिसाब से अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर के रखता है, इनकी कैपेसिटी 2 होती है, 2 रख लिया। अब छोटका बच्चा 1 रोटी खा रहा है, उससे बड़ा वाला 2 रोटी खा रहा है। अब हमारे जैसे आपके जैसे आदमी, हम तो 4 रोटी खाते हैं, वो हमारे उम्र के लोग 7-8 भी रोटी खाते होंगे, कोई 10 रोटी खाता है। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। हीलियम अपने क्षमता के हिसाब से 2 ऑलरेडी पूरी भर लिया है, रोटी खा लिया है। अब इन लोगों की क्षमता हो, ये 8 रोटी खाते हैं, इनकी थाली में 8-8 रोटी पड़ा रहेगा, 8-8 पूरी पड़ा रहेगा। कहानी ये है कि इनका अंतिम कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन जब भरपूर हो गया तो ये अस्थायी हो गया। जिनका पेट भर गया वो खाने के लिए बेचैन नहीं है। खाने के लिए बेचैन कौन है? खाना कौन ढूंढता है? जिसको भूख लगी है, खाना अभी तक नहीं मिला हो, जिसकी भूख नहीं मिटी है। अगर ये अस्थायी होते, इसका मतलब इसका बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरा नहीं हो। जिसका बाहरी कक्षा नहीं भरा होता है वही व्याकुल रहता है, इसको ढूंढेगा, इसको ढूंढेगा, किसी के साथ अपने रिलेशन बनाएगा भैया स्टेबल होने के लिए। इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करके अपने कक्षकों को पूरा करेगा, कक्षा को पूर्ण करेगा। ये ऑलरेडी इसका पेट भरा हुआ है। अंतिम कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरे हुए हैं। अब जब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो ये अब क्यों किसी के साथ रिएक्शन करेगा? दूसरी बात कि इतना हाईली स्टेबल है कि इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी होगा, जिसको आप बंधन वियोजन ऊर्जा कहते हैं। बंधन का मतलब बॉन्ड, टूटना, वियोजन एनर्जी। तो बंधन वियोजन ऊर्जा का मान काफी ज्यादा होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान जितना ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी, क्रियाशीलता उसकी उतनी ही कम हो जाएगी। इसी वजह से जब इसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, अब मान लीजिए आप 8 पूड़ी खाते हैं, आपकी थाली में 8 पूड़ी मिल गया, अब क्यों बौखलाओगे? क्यों किसी को बोलोगे कि भैया खाना दो, खाना दो? जब आपका पेट भर गया तो काम तमाम। इनका पेट भर गया, इनका काम खत्म है। तो यानी आंसर क्या होगा कि इनकी जो बाहरी कक्षा होता है, इनका पेट जो होता है, अष्टक पूर्ण होने के कारण, पूर्ण होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। इसी वजह से अक्रिय होते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर आप सबके साथ मुलाकात होगी, बहुत जल्द मिलते हैं, और अगले सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। अब जो भी सेशन जाएगा बहुत धमाकेदार। कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।